शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस समय फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व शिवसेना के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही है और राज्य में इस मुद्दे को लेकर वातावरण काफी तपा हुआ है, जिसका प्रभाव विधानसभा में भी दिखाई दिया है। वहीं अब इस मामले को लेकर राज्य की कैबिनेट मंत्री व अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर किसी को राजनीति करने का बड़ा शौक है तो उन्हें चाहिए कि वे सीधे राजनीति में आए, लेकिन राज्य की जनता की अस्मिता के साथ ऐसे छिपकर खेलने का कोई मजा नहीं है। कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर के मुताबिक कुछ सिने कलाकार व न्यूज़ एंकर लगातार मुंबई व महाराष्ट्र की बदनामी कर रहे हैं। ऐसे में यदि वे अपना कोई राजनीतिक एजेंडा चलाना चाहते हैं तो जरूर चलाएं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता की अस्मिता व भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। हालांकि कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपने ट्वीट में किसी का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन साफ है कि उनका निशाना फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, रिपब्लिक भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी की तरफ है। कुछ बेहद महत्वपूर्ण विधेयकों व पूरक मांगों को मंजूर करने हेतु राज्य विधानमंडल का 2 दिवसीय पावसकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ, जिसमें अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों के चलते स्थानीय जिला स्तरीय अस्पताल यानी डफरिन हॉस्पिटल की विस्तारित इमारत के निर्माण हेतु 11 करोड़ रुपए की निधि को सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके लिए विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार तथा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के प्रति आभार ज्ञापित किया है। बता दें कि 45 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाली इस इमारत के निर्माण हेतु वर्ष 2020-2021 के लिए 6 करोड़ 95 लाख 65 हजार रुपये की निधि को प्रशासकीय मंजूरी मिली हुई है। वहीं विगत मार्च माह में हुए बजट अधिवेशन के दौरान विधायक सुलभा खोड़के ने 4 करोड़ रुपयों की पूरक मांग को मंजूर करवाया था। ऐसे में इस कार्य हेतु एकत्रित रूप से 11 करोड़ रुपयों की निधि मंजूर करते हुए वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि आगामी दिसंबर माह में होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान अतिरिक्त निधि भी उपलब्ध कराई जाएगी। मंगलवार की सुबह 7 बजे आई मूसलाधार बारिश के दौरान शहर के आसमान पर बेहद खतरनाक ढंग से बिजलियां कड़क रही थी और इसी दौरान कैंप परिसर के मोहन कॉलोनी परिसर में आसमान से बिजली गिरी। बिजली की चपेट में आने की वजह से इस परिसर में रहने वाले जय कुमार जेठानी के घर में बिजली के उपकरण टूट फूट गए, साथ ही मकान की छत के अगले हिस्से का भाग भी टूट गया। इसके अलावा पास में ही स्थित बिजली का खंभा गिर गया। इस समय घर में कोई नहीं था, जिसके चलते सौभाग्य से यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है। झूठे अपराध में फंसाकर कार्रवाई न करने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले पुलिस कर्मचारी को 3000 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते समय एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा। यह घटना मंगलवार की दोपहर धारणी पुलिस थाने के सामने घटी। हरिसाल के बीट नायक सुशील गुल्हाने ने धारणी तहसील के जाम्बू गाँव निवासी एक आदिवासी को झूठे अपराध में फंसाने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं करने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। इस पर शिकायतकर्ता आदिवासी व्यक्ति ने एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत दी और एसीबी की टीम ने धारणी पुलिस थाने के सामने जाल बिछाकर पुलिस कर्मचारी सुशील गुल्हाने को रिश्वत स्वीकारते हुए गिरफ्तार किया। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की ओर से घोषणा की गई है कि स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षा अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में शुरू होगी और 20 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। पश्चात इंटरनल में मिले अंकों का प्रतिशत निकालकर उसके 50% और संबंधित विषय की लिखित परीक्षा में मिले कुल अंकों के 50% अंक निकालकर औसत के आधार पर अंकदान किए जाएंगे। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक अभियांत्रिकी व तकनीकी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से बहुपर्यायी रूप से होगी, जिसमें सभी विद्यार्थियों को अपने अपने महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र से ही परीक्षा देना होगा। वहीं अन्य पाठ्यक्रमों की लिखित परीक्षा में ग्रीष्मकालीन परीक्षा के लिए तैयार किए गए प्रश्न पत्रों के किसी भी 3 प्रश्नों को 2 घंटे के भीतर हल करना होगा। इन सभी परीक्षाओं के लिए सभी विद्यार्थियों को उनका प्रवेश रहने वाले महाविद्यालय ही परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटित किए जाएंगे। वहीं प्रात्यक्षिक परीक्षा 15 से 25 सितंबर के दौरान ली जाएगी। इस बार विद्यार्थियों के महाविद्यालय ही उनके परीक्षा केंद्र होंगे और विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी उन्हीं के महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन पश्चात विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा के अंक विद्यापीठ को भेजे जाएंगे और विद्यापीठ द्वारा लिखित परीक्षा व इंटरनल परीक्षा के अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही इस बार परीक्षा प्रक्रिया में 55 वर्ष से अधिक आयु रहने वाले प्राध्यापकों व कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिन प्राध्यापकों व कर्मचारियों को डायबिटीज व ब्लड प्रेशर जैसी शिकायत है, उन्हें भी इस परीक्षा प्रक्रिया से दूर रखने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय में बेहद सीमित स्तर पर कामकाज चल रहा है, जिसके तहत सभी अदालतें रोजाना सुबह 11 से अपराह्न 2 बजे तक खुली तो रहती हैं,
लेकिन अदालतों में जमानत आवेदनों व रिमांड संबंधी मामलों के अलावा बेहद जरूरी रहने वाले मामलों पर ही सुनवाई का काम किया जा रहा है और गवाह पुरावे वाले मामलों को फिलहाल मुलतवी ही रखा गया है। इसके साथ ही अदालत परिसर में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध बेहद कड़ाई के साथ जारी रखे गए हैं, जिसके तहत बेहद जरूरी रहने पर पक्षकारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही है और किसी भी पक्षकार को अदालत परिसर में प्रत्यक्ष उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जा रही। साथ ही वकीलों को भी अदालत में काम रहने पर ही न्याय मंदिर भवन के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है और फिलहाल बार रूम को पूरी तरह से बंद रखा गया है। मंगलवार की सुबह जब अमरावती शहरवासियों की नींद पूरी होने के बाद आंख खुली तो बाहर तेज व मूसलाधार बारिश हो रही थी तथा आसमान में छाए काले घने बादलों के बीच बिजली की तेज गड़गड़ाहट गूंज रही थी। लेकिन सुबह 8 साढ़े 8 बजते बजते बारिश पूरी तरह से नदारद हो गई और आसमान से बादल हटने के साथ ही मौसम पूरी तरह से खुल गया। इसके बाद पूरा दिन गुनगुनी धूप खिली रही, लेकिन पूरा दिन भर उमस भी होती रही। मौसम में अचानक आए इस बदलाव की वजह से कुछ समय के लिए वातावरण जरूर सर्द हुआ था। जिले में चहुं ओर हो रही शानदार बारिश की वजह से जिले के सबसे बड़े बांध अपर वर्धा सहित सभी मध्यम व लघु प्रकल्पों में जल संग्रहण की स्थिति बेहद शानदार हो गई है और अपर वर्धा बांध सहित शाहनूर प्रकल्प से लगातार जल निकासी की जा रही है। इसके तहत अपर वर्धा बांध के 3 दरवाजों को 20 सेंटीमीटर तक खुला रखते हुए यहां से प्रति सेकंड 98 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शाहनूर प्रकल्प के 2 दरवाजों को 5 सेंटीमीटर तक खुला रखते हुए यहां से 8.81 घन मीटर पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। कक्षा 11वीं की केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे राउंड में सोमवार 7 सितंबर को आवेदन पेश करने के अंतिम दिन 5,954 विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु पात्र माना गया। इन पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश की सूची आगामी 10 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। बता दें कि अमरावती मनपा क्षेत्र में कक्षा 11वीं के प्रवेश हेतु कुल 15,360 सीटें हैं, जिसमें से फॉर्म क्रमांक 1 के लिए 12,198 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। वहीं फॉर्म क्रमांक 2 यानी ऑप्शन फॉर्म के लिए 10,886 विद्यार्थी पंजीयन करा चुके हैं। इसके अलावा 0 राउंड में 1,224 विद्यार्थियों ने अपना प्रवेश निश्चित किया है और पहले राउंड में 3,708 विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में अब तक कक्षा 11वीं में 4,932 विद्यार्थी प्रवेशित हो चुके हैं और दूसरे राउंड के लिए 5,954 विद्यार्थी पात्र माने गए हैं, जिनके प्रवेश की सूची 10 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी और इन विद्यार्थियों को 12 सितंबर तक अपने द्वारा पसंद क्रम में दर्शाए गए आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। स्थानीय मनपा के बडनेरा जोन अंतर्गत उजागर हुए 2.5 करोड़ रुपए की लागत वाले शौचालयों के निर्माण में हुए घोटाले में मनपा ने 7 ठेकेदारों सहित 9 आरोपियों के खिलाफ आर्थिक जालसाजी का अपराध दर्ज कराया है, जिसके बाद इन सभी आरोपियों द्वारा अपनी गिरफ्तारी टालने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने स्थानीय अदालत में गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत मिलने हेतु अर्जी दायर की है, जिस पर सोमवार 7 सितंबर को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन इस सुनवाई को 2 दिनों के लिए आगे ढकेल दिया गया है। ऐसे में अब इस मामले में अग्रिम जमानत आवेदन पर कल बुधवार 9 सितंबर को सुनवाई होगी। आज देश में राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के जरिए एक जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक साक्षरता के मामले में देश के दक्षिणी राज्य केरल ने अपना अव्वल स्थान कायम रखा है। केरल में साक्षरता का प्रमाण 96.2% है। वहीं इस मामले में प्रगतिशील कहे जाते महाराष्ट्र को पहले 5 राज्यों में स्थान हासिल नहीं हो पाया है। कुल 84.8% साक्षरता के साथ महाराष्ट्र इस मामले में 6वें स्थान पर है। वहीं 66.4% साक्षरता के साथ दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। साक्षरता को लेकर देश का राष्ट्रीय औसत 77.7% है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जुलाई 2017 से जून 2018 की कालावधि के दौरान किए गए सर्वेक्षण से यह जानकारी सामने आई है। जिले में कोरोना संक्रमण अब काफी रफ्तार पकड़ चुका है। इसके तहत जहां एक ओर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर आए दिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण की वजह से जाने जा रही हैं। सोमवार को अमरावती जिले में पहली बार एक साथ एक दिन के दौरान 305 नए पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं 5 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान गई, जिनमें गौतम परिसर निवासी 15 वर्षीय बालिका का भी समावेश था। यह पहली बार है जब कोरोना संक्रमण के चलते किसी अल्पवयीन की मौत हुई है। इसके साथ ही अमरावती में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 158 पर जा पहुंचा है। वहीं मंगलवार की दोपहर तक अमरावती में कोरोना के 203 नए संक्रमित मरीज पाए गए और अमरावती जिले में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,513 पर जा पहुंची है। समीपस्थ सिखलदरा तहसील के चुरनी गांव निवासी एक महिला की गत रोज स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में मौत हो गई। इस महिला को प्रसूति हेतु पहले जिला स्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर सिजेरियन के जरिए इस महिला की प्रसूति हुई थी। पश्चात सेप्टिसेमिया हो जाने के चलते उसे एविन अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान सोमवार की दोपहर में दम तोड़ दिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि मेलघाट में तमाम प्रयासों के बावजूद माता मृत्यु की घटनाएं रोके नहीं रुक पा रही हैं। स्थानीय विलासनगर परिसर स्थित मनपा शाला एवं दशहरा मैदान स्थित मनपा आइसोलेशन दवाखाने में विगत 7 जुलाई से
रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का काम शुरू किया गया था और इन दोनों स्थानों पर अब तक करीब 6,252 कोरोना संदिग्ध मरीजों की रैपिड एंटीजन टेस्ट हो चुकी है, जिसमें से 797 लोग कोरोना पॉजिटिव, 955 लोग असिम्टोमेटिक तथा 4,500 लोग कोरोना निगेटिव पाए गए हैं। जहां एक ओर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर राहत वाली बात यह भी है कि बड़ी संख्या में लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। साथ ही कोरोना संक्रमित पाए जा चुके मरीज भी बड़े पैमाने पर ठीक होकर कोविड मुक्त हो रहे हैं। गत रोज पर्वतवाड़ा के विट्ठलवाड़ी परिसर में रहने वाले नितेश मेवालाल काशीकर नामक पुलिस कर्मचारी के घर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब 8 से 10 लाख रुपयों का माल जलकर खाक हो जाने की जानकारी है। पड़ोसियों द्वारा दिखाई गई सतर्कता के चलते यह बड़ी अनहोनी टल गई। इस आग में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं होने की खबर है। समीपस्थ आरवी पुलिस की कस्टडी से भागे एक आरोपी को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। 1.5 वर्ष पूर्व एक लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में आरवी पुलिस ने गुजरात के सूरत से आशीष यादव नामक आरोपी को गिरफ्तार करके लाया था, जिसे मेडिकल जांच हेतु ले जाया जा रहा था, जहां पर मौका देखकर आशीष यादव पुलिस की आंख में धूल झोंकते हुए फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने चंद घंटे में ही उस आरोपी को वर्धा अमरावती सीमा पर फिर से धर दबोचा। फ्लैट दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए लेने वाले 3 व्यवसायियों को स्थानीय अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक सक्करसाद परिसर निवासी एक महिला से पैसे लेने के बावजूद शहर के 3 प्रसिद्ध व्यवसायियों गौरव, नीलेश व विजय ने उसे फ्लैट बनाकर नहीं दिए। इसके बाद महिला की शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने इन तीनों लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया था। वहीं इन तीनों व्यवसायियों ने गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत के लिए स्थानीय अदालत में आवेदन किया था। सुनवाई के दौरान जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 3 के न्यायमूर्ति आडकर ने इन तीनों व्यवसायियों की अग्रिम जमानत को मंजूरी दी है। गत रोज विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं व विद्यार्थियों ने विद्यापीठ के सामने छात्र गर्जना मोर्चा निकालते हुए जबरदस्त आंदोलन किया था। इस मामले में जिलाधीश द्वारा जारी संचारबंदी के आदेशों का उल्लंघन होने के चलते फ्रेजरपुरा पुलिस ने 105 विद्यार्थियों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ संचारबंदी के आदेशों के उल्लंघन को लेकर अपराध दर्ज किया है। समीपस्थ पथरोट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर बाद में खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पता चला है कि ज्योत्सना गजानन कैकाड़े व उसके पति गजानन धर्मोजी कैकाड़े के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद हुआ करता था। कल घटना वाले दिन भी इन दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ और मामला इतना अधिक बढ़ गया कि गजानन ने अपनी पत्नी ज्योत्सना का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाद में अफसोस में डूबकर गजानन कैकाड़े ने अपने ही घर में खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस घटना की खबर लगते ही पथरोट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए पति पत्नी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अचलपुर उपजिला अस्पताल में रवाना किया। मामले की जांच चल रही है। समीपस्थ नानगांवपेट के पास मंगलवार तड़के 4:30 बजे एक बार फिर गौवंश तस्करी की घटना उजागर हुई। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब यहां से गुजर रहे एक पिकअप वाहन का टायर फट गया और हादसे के बाद घायल मवेशियों को छोड़कर वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने सभी मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हालांकि इसके बाद भी यहां से गौवंश लदे 3 वाहन एक के बाद एक पुलिस के सामने से भाग निकलने में सफल रहे। लॉटरी लगने का बहाना बनाते हुए एक अज्ञात मोबाइल धारक ने अपने आप को SBI बैंक का कैशियर बताकर ताजनगर नंबर 2 परिसर में रहने वाली महिला से 2,05,000 रुपये ठग लिए। साइबर सेल पुलिस थाने में दी गई शिकायत में इस महिला ने बताया कि उनके मोबाइल पर आरोपी ने एक व्हाट्सएप कॉल किया था। तब महिला के भाई ने कॉल रिसीव किया और कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को जियो कंपनी का अधिकारी बताते हुए लॉटरी लगने की बात कही। इसके बाद एक अन्य फोन पर कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को SBI बैंक का कैशियर बताते हुए SBI बैंक के 2 अकाउंट नंबर दिए, जिसमें ऑनलाइन तरीके से 2,05,000 रुपये भरने हेतु कहा। कॉल करने वाले व्यक्ति की बातों पर भरोसा करते हुए इस महिला ने उस अकाउंट में पैसे भर दिए, लेकिन उसकी एवज में जब उसे कुछ नहीं मिला तब उसने साइबर पुलिस थाने में जाकर कॉल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय SRPF में कार्यरत एक पुलिसकर्मी के खिलाफ उसकी पत्नी ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पति किसी दूसरी महिला के चक्कर में पड़ा हुआ है, साथ ही उसे प्रताड़ित कर मायके से 5 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहा है। इसके अलावा शिकायतकर्ता महिला की सहायता करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता महिला को भी इस SRPF जवान ने चेहरे पर तेजाब फेंककर मारने की धमकी दी है। इस महिला की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने SRPF जवान व उसकी प्रेमिका के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।